गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवनीत वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर फर्स्ट, तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरल आवर्त गति में कुछ व्यापक समीकरण कैसे निकाले जाते हैं, जैसे विस्थापन का समीकरण, वेग का समीकरण, त्वरण का समीकरण या आवर्तकाल का समीकरण। ये चारों व्यापक समीकरण हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इसी क्रम में सरल लोलक। क्या पढ़ना है हमको? सरल लोलक। इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक होता क्या है, बनाते कैसे हैं इसको? सबसे पहले इसको देखते हैं। सरल लोलक क्या होता है? एक धातु का भारी गोला, या आप कह सकते हैं बिंदु द्रव्यमान वाला भारी गोला होता है, जिसको किसी पूर्ण प्रत्यास्थ द्रव्यमान रहित डोरी से बांधकर किसी घर्षण रहित दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो जो सामंजस्य बन के तैयार हुआ, ये जो सिस्टम तैयार हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? सरल लोलक। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूर्ण प्रत्यास्थ डोरी हो, द्रव्यमान रहित हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं आदर्श लोलक, आदर्श सरल लोलक, आइडियल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं हम, अब इसको देखते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? एक दृढ़ आधार, एक दृढ़ आधार। ये क्या है? दृढ़ आधार है, रिजिड बेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, इस पे घर्षण नहीं होगा। इससे एक हल्की द्रव्यमान की, बहुत ही कम द्रव्यमान की पतली डोरी जो लंबाई में बढ़ ना रही हो, स्ट्रेचेबल ना हो, ऐसी डोरी से, ऐसे धागे को हम इससे लटकाते हैं। ये हो गया आपका धागा। ठीक है ना? अब इस धागे से एक धातु का गोला लगाना है हमें, ऐसा गोला जिसमें हुक लगा हो, जिससे हम आसानी से जोड़ सकें। ये एक धातु का गोला है जिसको हम कहते हैं गोलक। क्या कहा जाता है? गोलक। इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉब। ठीक। अब दृढ़ आधार से, ये तो हो गई धागे की लंबाई, लेकिन दृढ़ आधार से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की लंबाई को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। ये गुरुत्व केंद्र है, इसका गुरुत्व केंद्र तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। मान लेते हैं प्रभावी लंबाई है एल। एल को क्या कहा जाता है? प्रभावी लंबाई। हमने एक गोला लिया, बॉब, जिसको हम गोलक कहते हैं, इसमें हुक लगा हुआ है। अब इस हुक को एक धागे से बांधा और इस धागे को एक दृढ़ आधार से बांधकर लटका दिया गया। अब जो ये सामंजस्य तैयार हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? ये सरल लोलक है। सरल लोलक करता क्या है? दोलन करता है, सरल आवर्त गति करता है। तो जिस समय हम जैसे सरल लोलक को बांध कर लटकाते हैं, तो जिस स्थान पर ये अपने आप जाकर रुकता है, इसको कहते हैं माध्य स्थिति। ये क्या है? माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। जिस बिंदु से इसको लटकाया गया है, इसको कहते हैं निलंबन बिंदु। क्या कहते हैं? निलंबन बिंदु, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। वो बिंदु जहां से इसको सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है, उसको कहते हैं निलंबन बिंदु। धागे की लंबाई प्लस गोले के केंद्र तक की लंबाई, गोले के गुरुत्व केंद्र तक की लंबाई, धागे की लंबाई प्लस
गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की लंबाई का योग जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एल से। अब अगर इस गोलक को किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा? ये दोलन करने लगेगा। तो इसका एक स्टेज तैयार कर लेते हैं, इसका पाथ तैयार कर लेते हैं कि ये दोलन कैसे करेगा। सपोज दैट इसको हमने यहाँ तक खींचा और यहाँ तक खींचने के बाद हम इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो जब यहाँ तक खींचने के बाद इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ से ये फिर इस तरफ गति करता है, यहाँ पे नहीं रुकता, दूसरी साइड चला जाता है, दूसरी साइड से फिर वापस आता है और ये कंटिन्यूअस कुछ दोलन करने लगता है। मान लेते हैं कि जब हमने इसको खींचकर छोड़ा तो इस समय जो निलंबन बिंदु से धागे का जो कोण बना ऊर्ध्वाधर से, वो कोण है थीटा। जब हमने इसको लटकाया तो इस डोरी में कुछ तनाव होगा और इस बिंदु पर तनाव है टी। इसको नाम दे देते हैं, ये बिंदु है ओ, ए और बी। बी क्या है? माध्य स्थिति। ओ क्या है? निलंबन बिंदु। ए क्या है? जहां पर हमने इसको खींचकर या विस्थापित करके छोड़ा है। अब यहां से यहां तक का जो विस्थापन है इसको भी निकाल लेते हैं। सरल आवर्त गति निकालनी है तो एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, सीधी रेखा में गति होनी चाहिए। यहां से यहां तक का जो विस्थापन है, ये विस्थापन है y। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं? y से। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और बल भी कार्य कर रहे होंगे। जो गोलक हमने यहाँ पे लटकाया है उसका भार सीधे नीचे की ओर कार्य कर रहा है। किसी भी स्थिति में होंगे वो सीधे नीचे की ओर ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर जब हमने इसको इस बिंदु A पर हमने इसको खींचकर छोड़ा है तो बिंदु A पर इसका भार कहाँ काम कर रहा है? सीधा नीचे की ओर। भार कितना है? अगर इसका द्रव्यमान m है तो भार कितना हो जाएगा? mg। ये कोण थीटा है तो अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। अब अगर mg के हम घटक निकालना चाहें तो दो घटक हमें मिल जाएंगे। ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये घटक निकालना आप लोग अच्छे से जानते हैं, कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो गोलक का भार था उसके दो घटक हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। डोरी में कुछ टेंशन फोर्स भी वर्क कर रहा है, कुछ तनाव भी है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की ओर है। mg sin थीटा की डायरेक्शन कहाँ है? माध्य स्थिति की ओर है, मीन पोजीशन की ओर है। ये हमेशा इसको अंदर की ओर लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सरल लोलक होता क्या है? एक भारी बिंदु द्रव्यमान का गोला होता है जिसको किसी धागे की सहायता से एक घर्षण रहित दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। तो जो समायोजन बनकर तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरल लोलक कहते हैं। ठीक है ना? सरल लोलक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको एक देखना है प्रभावी लंबाई क्या होती है। तो प्रभावी लंबाई क्या होगी? धागे की लंबाई प्लस गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी। जो गोलक लेंगे उसके गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को धागे की लंबाई में जोड़ देंगे तो जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रभावी लंबाई। जहां पर भी ये किसी तरफ जो विस्थापन हो रहा है, दोलन हो रहा है, तो जैसे बिंदु A पर हैं तो बिंदु A पर अगर हैं तो O से B से ये दूरी कितनी है? y क्या है यहाँ पर? विस्थापन। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना होता है, ये चीज़ें आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों देखनी है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। यहाँ पे हमें निकालना होगा सरल लोलक का आवर्तकाल। क्या निकालना है आपको? आपको यहाँ पे पढ़ना है सरल लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्त काल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये चीजें आपने अगर समझ ली हैं तो टाइम पीरियड निकालना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने व्यापक समीकरण भी पढ़ रखा है। व्यापक समीकरण क्या आया था? T = 2π √L/g, सॉरी T = 2π √y/α। ये आपको व्यापक समीकरण मिला था। वहां पे अल्फा क्या था? त्वरण, और y क्या था? विस्थापन। तो हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, विस्थापन की और त्वरण की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने तो विस्थापन मान लिया कि y है, लेकिन अभी त्वरण का पता नहीं है, तो त्वरण निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं इस पर। चलिए देखते हैं। T ऊपर की ओर कार्य कर रहा है,
mg उसी लाइन पर नीचे, mg cos थीटा उसी लाइन पर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा t का और mg cos थीटा का जो परिणामी होगा वो इस कण को या इस पेंडुलम को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, क्योंकि कर्व बन रहा है मतलब वृत्तीय गति हो सकती है, तो अब अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? t और mg cos थीटा के रिजल्टेंट से। दूसरा बल कौन सा कार्य कर रहा है? दूसरा घटक है इसका mg sin थीटा। mg sin थीटा कहाँ का क्या है? ये भी mg का ही घटक है, लेकिन इसकी दिशा कहाँ है? माध्य स्थिति की ओर। ये क्या करेगा कि पिंड या गोलक आपका किसी भी स्थिति में होगा तो ये हमेशा उसको माध्य स्थिति में, रेस्ट पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। जो बल माध्य स्थिति की ओर लगता है या पिंड, गोलक को या पिंड को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? mg sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल को F से डिनोट कर रहे हैं। F की वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा। दिशा इसकी कहाँ होती है? हमेशा इसकी दिशा हमेशा होती है अंदर की ओर, इसलिए साइन कौन सा लेंगे? निगेटिव साइन। ठीक है, साइन कौन सा लेंगे? निगेटिव साइन। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहां पर देखते हैं कि हमको करना क्या है कि सरल आवर्त गति चाहिए। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये सरल आवर्त गति नहीं होगी। तो हम अगर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ये सरल आवर्त गति होती है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि थीटा का मान बहुत ही कम है। अगर थीटा का मान बहुत कम होगा तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सीधी रेखा में दोलन होगा, तो जिसको हम कह सकते हैं ये सरल आवर्त गति है। तो मान लेते हैं यदि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो क्या लिख सकते हैं हम? तो साइन थीटा इज इक्वल टू या आर नियर अबाउट साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। ठीक है ना? अब अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा बराबर हो गया थीटा के, तो समीकरण 1 को लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस mg थीटा। इक्वेशन नंबर 2। यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक त्रिभुज बन रहा है OAB, ठीक है ना? त्रिभुज बन रहा है OAB। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते थे तो वहां से निकाल सकते हैं, और थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लेकर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू अर्क अपान रेडियस। अर्क कितना बन रहा है? इसके विस्थापन के बराबर। विस्थापन कितना है? y। रेडियस कितनी है? तो प्रभावी लंबाई जो होगी वही रेडियस होगी। प्रभावी लंबाई कितनी है? l। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट थीटा इक्वल टू y अपान l। इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 2 क्या बन जाएगा? F इक्वल टू माइनस mg y अपान l। ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन 4, mg y अपान l। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। F इक्वल टू, अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए। ए ना लिख करके हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक्सीलरेशन क्या लेते हैं? अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं m अल्फा इक्वल टू माइनस, तो हमें
टाइम पीरियड निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? y की और अल्फा की, मतलब विस्थापन की और त्वरण की। तो दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? आवर्तकाल के व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या आया था आवर्तकाल का? यह आया था t = 2 पाई अंडर रूट y अपान अल्फा। यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। हमारे पास भी यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं विस्थापन क्या है? y है, तो y की जगह हम y ही सब्स्टिट्यूट होगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है? -g/L इंटू y। ठीक है। टाइम पीरियड निकालने के लिए माइनस साइन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि टी में हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ माइनस साइन को निगलेक्ट कर सकते हैं। माइनस साइन को अगर निगलेक्ट करके रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? g/L इंटू वाई। तो टी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? 2 पाई अंडर रूट y अपान GY अपान L। ये L ऊपर चला जाएगा। जब L ऊपर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा t = 2 पाई, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा अंडर रूट L/G। क्या मिल जाएगा? t = 2 पाई इंटू अंडर रूट L/G, जो सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का समीकरण होगा। ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है? व्यापक समीकरण क्या होता है? t = 2 पाई अंडर रूट y अपान अल्फा, मतलब विस्थापन बटे त्वरण। तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो विस्थापन की और दूसरा त्वरण की। तो हम त्वरण निकालते हैं। यहाँ से त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा, उसको फोर्स के इक्वल दिखाते हैं, क्योंकि फोर्स है वो। फिर F की वैल्यू न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma या m अल्फा रख सकते हैं, वहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी उसी को हम व्यापक समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? सरल लोलक का आवर्तकाल मिल जाता है। ठीक है ना। अगर इसके लिए हम कुछ ग्राफ खींचते हैं, जैसे यहां से देखते हैं अब किसके बीच क्या क्या रिलेशन है। आपको t और l के बीच क्या रिलेशन मिल रहा है? t प्रोपोर्शनल अंडर रूट l। सबसे पहला किसके बीच है? t तथा अंडर रूट l। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट l के। तो अगर t और अंडर रूट l के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर, एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है ना। दूसरा इसी प्रकार देखते हैं कि t और g में रिलेशन है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के, तो t तथा 1/अंडर रूट g। t और अंडर रूट 1/अंडर रूट g, t इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 1/अंडर रूट g। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये भी कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तीसरा, अब अगर t और l ले लें, क्या कर दें? t और l ले लें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर t² ले लें, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए, तो t² और l के बीच कैसा ग्राफ मिलेगा? t² और l के बीच फिर से सेम यही ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। इसी प्रकार t² और 1/g के बीच कैसा ग्राफ मिलेगा? ये भी कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर t² और g के बीच खींचा जाए, किसके बीच? t² g और t तथा l, t तथा l के बीच, t तथा l, t और l के बीच कैसे मिलेगा? t
टी और एल में रिलेशन क्या है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल। तो ये ग्राफ कैसा होगा? टी की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करेगी और एल की वैल्यू कम। तो ये ग्राफ कैसा हो गया? कर्व, या कह सकते हो परवलयाकार। कैसा होगा? परवलयाकार होगा। इसी प्रकार देखते हैं टी तथा जी के बीच। टी और जी में कैसा ग्राफ मिलेगा आपको? टी और जी के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? परवलयाकार, लेकिन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। टी मैक्सिमम वैल्यू से एक्सपोनेंशियली डीके करेगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है। क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है? गोलक के मास पर। मास कहीं पे आया नहीं, मास यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर गोलक का द्रव्यमान कम है और फिर दूसरे गोलक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उससे उनके आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? प्रभाव किसका पड़ेगा? लंबाई एल का। मतलब अगर प्रभावी लंबाई का मान बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड टी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान अगर कहीं बढ़ता है तो जी का मान बढ़ता है तो टी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जी का मान अगर कहीं पर बढ़ता है तो टी का मान क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर जी का मान कहीं पर घट जाए तो टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा पर टी का मान क्या हो जाएगा? सर्वाधिक, सबसे अधिक, और ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? सबसे कम। इसी प्रकार अगर किसी लिफ्ट के अंदर लोलक लगाया जाए और लिफ्ट तेजी से नीचे आती है, लिफ्ट अगर तेजी से नीचे आती है तो जी की वैल्यू घट जाएगी और टी का मान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो हमें भारहीनता की स्थिति मिलती है, वेटलेसनेस। तो उस समय जी का मान शून्य हो जाता है। अगर जी का मान शून्य हो गया तो टी का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।